हाँ, तो कल हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनालाइज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। अब मैं यहाँ से कराऊंगा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन of सारे लोग देखिए, शुरू के 4 बेसिक न्यूमेरिकल्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, देखिए पहली बात, लाइमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू तो 1 होगी, n2 की वैल्यू 2 होगी। अब याद रखें, किसी भी सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट लाइन की बात जब भी होगी तो n2 की वैल्यू जो होगी वो n1 प्लस 1 होगी। अगर बाल्मर सीरीज होता तो यहाँ n2 की वैल्यू 3 होता। लाइमन है तो n1 प्लस 1 2। बोलिए आया या नहीं आया समझ में? यस सर। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि सेकंड लेंगे, तो ये मैंने जनरल फार्मूला बता दिया। नॉट ओनली लाइमन सीरीज, किसी भी सीरीज में फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ n2 विच इज इक्वल टू n1 प्लस 1। बाल्मर सीरीज होता तो फर्स्ट लाइन का मतलब n2 3 होता। पाश्चन सीरीज होता तो फर्स्ट लाइन का मतलब n2 4 होता। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यस बोलिए सर। ना। नो सर। सर प्लीज। क्या नहीं समझ में आया? सर बाल्मर सीरीज में इनके ये अल्लाह, ये लोग क्या है भाई? बाल्मर सीरीज का क्या मतलब होता है? n1 2 होता है तो n2 की वैल्यू फर्स्ट लाइन में 3 नहीं होगी? यस सर। अरे बोले तो फिर यस सर। वही तो सिखाया जा, हाँ तो वही तो समझाया जा रहा है ना। n1 प्लस 1 कर देना है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर कहता सेकंड लाइन की बनाए तो सेकंड लाइन का क्या मतलब होगा जानते हैं आप? n1 में 2 ऐड कर दीजिए। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, थर्ड लाइन की वेवलेंथ निकालें तो क्या कीजिएगा? n1 में 3। 3 ऐड कर दीजिए। हाँ, बस यही कंसेप्ट सिंपल है। आया सबको समझ में अभी भी कि नहीं आया? यस विभूति खान? सर। हाँ, अब आपके पास फॉर्मूला है। अब आपको तो मैं कैलकुलेशन का भी ट्रिक्स दे दिया, तो देखिए कैसे करेंगे। 1 बाई लेमडा आर एच को तो रहने दीजिए, n1 1 है, n2 का मतलब 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई लेमडा आर एच 4 माइनस 3 3 बाई 4, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया 4 बाई 3 1 बाई आर एच 912 एंगस्ट्रॉम। बताइए इससे अच्छा ट्रिक्स क्या होगा आपको? कोई टेंशन फ्री नहीं, डायरेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम बताइए हाँ या ना? अरे कल बताया था नो ना, सर। 1 बाई आर एच इतना होता है, या 1 बाई आर एच 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर होता है। यस सर। बोलिए हाँ, इसमें क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए यहां से लिखना शुरू कीजिए, ये स्लाइड से लिखिए। डन सर। डन सर।
हाँ बोलिए, हो गया? डन सर। विभूति भान आपको समझ में आया? Yes, sir. आप लोग ऑर्गेनिक में आने को तैयार है ना? यस सर। अरे इशिका आप तो बोलिए, विभूति आप तो बोलिए। Yes, sir. Yes, हाँ sir. Yes, sir. हाँ, ऑर्गेनिक की कॉपी अलग बना लीजिएगा, नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, पढ़ के बस आना है, हर दिन पढ़ लीजिएगा ऑर्गेनिक को, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक बहुत पढ़ना है। 11th का मजबूत नहीं रहेगा तो 12th में फिर पढ़ाना ही पड़ता है 11th के 12th के बच्चों को थोड़ा सा 11th का। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, इससे सिलेबस स्पीड अप भी होगा, इधर हम लोग इत्मीनान के साथ पढ़ते रहेंगे, वरना हड़बड़ाहट में इधर भी हो जाएगा। तो 2 बैच रहेगा तो आपको और अच्छे से आएगा, चल के सिलेबस की फिक्र भी नहीं रहेगी, आदमी हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। इन He+1 spectrum. Calculate the wavelength of last line of Balmer series in He+1 spectrum. हाँ मैं बता दूंगा, मैं खुद आप सबको व्हाट्सएप करवा दूंगा, कब से बस समझिए कि आज 2 रोज और है। उसका बैच 4 PM पे है, हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस ऑर्गेनिक की होगी, 4 हफ्ते में 4, यानी अब 8-9 घंटा आपकी केमिस्ट्री की पूरे वीक में क्लास होगी। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, लास्ट लाइन का मतलब आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन में लास्ट लाइन का मतलब हो गया N2 इंफिनिटी लेना है। क्या लेना है जल्दी बताइए? N2 infinity। तो यहाँ देखिए 1/λ इज इक्वल टू RH है, Z² है, कोई भी सीरीज हो, ये मत पूछिएगा सर बाल्मर सीरीज में ही नहीं, किसी भी सीरीज में N2 की वैल्यू जो होगी N1 का होल स्क्वायर 1/N2 का होल स्क्वायर, समझा? तो 1/λ RH He+1 का मतलब आपको क्या क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला है, तो He+1 क्यों लिया? He+1 में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो लाइन स्पेक्ट्रम विल बी सिमिलर, याद है सबको? Yes, sir. हाँ तो कंफ्यूज Yes, नहीं sir. होना है। प्रोटॉन नंबर 2 का होल स्क्वायर और N1 की वैल्यू 2 लेनी है, क्योंकि बाल्मर में N1 2 होता है, और लास्ट लाइन का मतलब इंफिनिटी, तो 2 का होल स्क्वायर 1/इंफिनिटी 0 होता है ना, 1/0 इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी 0, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. तो RH है 4 × 1/4, तो 4 4 कैंसिल, तो आपके पास लेमडा आ गया 1/RH। तो स्कूल के एग्जाम में जब आएगा तो आप पूरा इस तरह लिखिएगा और कहिएगा मेरी मैथ अच्छी है, दिस इज द आंसर। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए, पीछे किसी के सराउंडिंग में हंगामा है, थोड़ा सा उसको ये कीजिए कंट्रोल। Done, sir.
लिख लिया सब लोग? देखिए ये बेसिक क्वेश्चन हमें लिख लिया। Yes, sir. विभूति, इशिका, सक्षम सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब तीसरा बेसिक क्वेश्चन, ये आप अपने से कीजिएगा। आप अपने से बनाइए तो प्लीज कोशिश कीजिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब असल केमिस्ट्री की तरफ हम आ रहे हैं एक आध क्लास के बाद। अब क्वांटम नंबर बहुत मजबूत होना चाहिए। यहाँ तक तो कुछ कमी रह भी जाएगी तो कोई बात नहीं है, ये तो दोबारा फिजिक्स में भी पढ़ लेंगे। लेकिन क्वांटम नंबर नहीं पढ़िएगा तो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में परेशानी होगी। तो इसीलिए अब हम लोग क्वांटम नंबर की तरफ आ रहे हैं। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Done. हाँ बताइए। अच्छा बताइए, पार्शियल सीरीज का मतलब n1 की वैल्यू 3 लिया होगा सब लोगों ने, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, n2 की वैल्यू क्या लिया आप लोगों ने? Infinity. Infinite. वेरी गुड। हाँ हाँ, ये आपने गलत किया, n2 4 लेंगे फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ। अब देखिए क्यों, गौर से सुनिएगा, आप लोग स्टूडेंट हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये हुआ मैक्सिमम वेवलेंथ है, ज्यादा है, और मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो खुद सोचिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Sc/λ। अगर लेमडा मैक्स होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है? नियरर टू द न्यूक्लियस। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जल्दी Yes, sir. बताइए। Yes, sir. और नियरर टू द न्यूक्लियस का मतलब हुआ फर्स्ट लाइन। ये मतलब समझना है आपको। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस नियरर टू द न्यूक्लियस। तो अब अभी मैंने वही कहा ना, बेसिक। अब लोग पहले टफ न्यूमेरिकल करने लगते हैं, इसलिए उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। पहले शुरू में 4 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स का। इससे ये साबित हुआ कि जिस न्यूमेरिकल में स्पेक्ट्रम में आपको लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ कहे तो इसका मतलब हुआ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. Okay. हाँ, तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, अब फिर आप कैलकुलेट करके बताइए आप।
हाँ बताइए कितना आंसर आया साइंटिस्ट लोग? 144 into 912 by 7. सबसे बन रहा है ना, ये पहले बताइए आप। Yes, sir. Yes, sir. ये आया होगा, पार्शियल सीरीज है ना, पार्शियल सीरीज है। तो 1 बाई लेमडा आर एच 16 माइनस 9 7 इंटू 9 इंटू 16, यही आया होगा। Yes, sir. हाँ, तो लेमडा इज इक्वल टू 144 बाई 7 आर एच, 144 बाई 7, इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं एंगस्ट्रॉम। यही आया होगा, पहले बताइए। हाँ Yes, sir. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जल्दी जल्दी लिखिए। Done, sir. Next. अब देखिए, अब ये आप अपने से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, शुरू के 4 क्वेश्चन। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ Li+2 स्पेक्ट्रम। बताइए, आप सारे लोग बताइए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस? Sir, Infinity. infinity. हाँ, एनर्जी मिनिमम, वेवलेंथ मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। और तो ये सब लिख लीजिए। हाँ, ये सब आप ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लीजिए। जब भी न्यूमेरिकल में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहेगा, लिख लीजिए कि आप 1 महीना बाद भी कॉपी खोलें तो आपको ये सब आए। तो वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन का मतलब ही हुआ इंफिनिटी। तो अब सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपको। कितना आंसर है साइंटिस्ट? Sir, done. हाँ, कितना आंसर आया? 4 into 304 by 3. थैंक यू। विभूति, सब लोग कार है ना, ट्राई कर रहे हैं ना, सारे लोग बैठे नहीं रहना है। Yes. Yes. हाँ, Yes, sir. गुड गुड। हाँ, बने ना बने, ट्राई करते रहिए तो मजा आएगा आपको। यहाँ देखें, हाँ, तो ब्रैकेट सीरीज का मतलब n1 4 है, n2 इंफिनिटी है। 1 बाई लेमडा आर एच यही है, 3 का होल स्क्वायर, 1 बाई 16 माइनस 0। तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 9 आर एच बाई 16, ये लिखा होगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 16 बाई 9 आर एच, 16 बाई 9 इंटू 9 112, यही लिखा है, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए, तो ये 4 बेसिक क्वेश्चंस हुए। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन, कैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो कैसे नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे। अब आइए कि नेक्स्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आइए
कि आपको कहेगा कैलकुलेट द wavelength of first line of hydrogen spectrum in ये आप अपने से कीजिए इनविजिबल रीजन। ये आप अपने से कीजिए प्लीज। अल्लाह विजिबल रीजन का क्या मतलब हुआ? बाल्मर। Balmer series. हाँ, तो बस न्यूमेरिकल कराने का मकसद यही है कि आपकी नजर करी रहनी चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि रीजन को हल्के में नहीं लेना। वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में डायमंड, बस N1 की ये तो आप समझ जाएंगे कि बाल्मर है तो N1 2 है तो N2 3 है। यही तो क्या होगा, हाँ या ना? अरे बोलिए ना सारे लोग। यस सर। Yes, sir. क्या लास्ट में यही आंसर आया है? यस सर। Yes, sir. देखिए कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोग बताइए, लिख लिया? यस। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं बताता हूँ क्या निकालना है इसमें।
लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, देखिए इस क्वेश्चंस में बेसिकली आपको कह रहा है वर्ड ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन, मतलब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का N1 और N2 निकालने को क्या, ट्रांजिशन का मतलब पाथ। ये वर्ड इस्तेमाल कर चुका हूँ पिछले क्लास में, मैंने आपको जो लिखवाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिफरेंट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो ट्रांजिशंस का मतलब यही होता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, मतलब आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस ट्रांजिशन के लिए इसकी वेवलेंथ बार्मर ट्रांजिशन के बराबर होगी। कोई टफ नहीं है, आप दोनों की वेवलेंथ को अलग अलग निकाल के इक्वेट कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आप फॉर्मूला यही लिखिएगा ना, 1/λ RH 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। बताइए हाँ या ना? यस सर। बताइए। ठीक है, आप देखिए फॉर He+1 स्पेक्ट्रम के लिए सारे लोग देखिए स्क्रीन को, 1/λ RH है 2 का होल स्क्वायर Z, N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1/λ RH है इंटू 4, 1/4 माइनस 1/16, 1/λ RH 4 है, 1/4 कॉमन ले लीजिए, 1 इसमें 1/4 बचा। बताइए हाँ या ना, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत आसान है। तो 1/λ इज इक्वल टू RH। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर और 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. तो बस कह रहा है दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो RH देखिए कैसे करना है, 1/N1 माइनस 1/N2 शुड बी इक्वल टू RH 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। RH कैंसिल, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. बताइए N1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। N2 क्या बता रहा है, 2। बस दिस इज द आंसर। ये नहीं कि आप इसको सॉल्व करने लगे, कभी सॉल्व नहीं होगा। N1 क्या है यहाँ पर 1, N2 क्या है यहाँ पर 2। डिड यू अंडरस्टैंड? कंपेयर करके आप वैल्यू लिख लीजिए। तो बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बराबर करके कंपेरिजन करना, यहाँ का N1 वहाँ के 1 के बराबर है, यहाँ का N2 वहाँ के 2 के बराबर है। अरे बोलिए, यही क्वेश्चन आपको कह रहा है, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच वुड हैव सेम वेवलेंथ एज बाल्मर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम N is equal to 4 to N is equal to 2। तो आप दोनों की वेवलेंथ को बराबर करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इसको सॉल्व करने लगते हैं, N1 N2 का होल स्क्वायर N2 माइनस, तो सॉल्व कीजिएगा, कभी सॉल्व ना होने वाला है। आपको बस कंपेरिजन करना, N1 यहाँ पर 1, N2 यहाँ पर 2। डिड यू अंडरस्टैंड कि अभी भी नहीं आया? यस सर, आ गया। अरे इशिका सेन को आया, ताहरा Yes, तारिक sir. आ गया. सबको, थैंक यू। चलिए आप यहाँ से लिखिए, तो जल्दी से फटाफट लिखिए। डन सर।
लिख लिया? यस सर। हाँ, सब कुछ समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पर शुरू करेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ। हाँ बताइए, क्वेश्चन लिख लिया तो बताइए आप। Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। फर्क ये है कि आपको N1 N2 नहीं दिया हुआ है। आपको मालूम है इसमें स्पेक्ट्रम का भी नाम नहीं लिखा। जब नहीं लिखे तो आप समझ जाइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, देन वी कंसीडर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब तक सारे न्यूमेरिकल में स्पेक्ट्रम का नाम लिखा रहता था, यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये। पहली बात। दूसरी बात कि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इट इज ऑब्टेन टू द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग द रेडियस। ये जो रेडियस है ये हायर वाला है। एंड एट, तो हायर से लोअर की तरफ आएगा। स्टार्ट कर रहा है हायर से, एंड हो रहा है लोअर पर। तो आपको रेडियस का फॉर्मूला मालूम है। बोर मॉडल का नैनोमीटर वाला फॉर्मूला आपको बताया गया था, n²z। डिड यू अंडरस्टैंड? बताया गया था आपको। बस इसमें बस एक खास बात यही है कि आप रेडियस की मदद से n1 n2 की वैल्यू निकाल लीजिए बस। तो न्यूमेरिकल कैसे भी बन सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1.3225 आपके पास है, 0.0529 है। ये N1 आप खुद अपने से कहिए, N2 हायर वाला है, स्टार्ट हुआ, Z1 है, तो N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3225 बाई 0.0529। तो 1.3225 डिवाइडेड बाई 0.0529, ये 25 आया। तो N2 की वैल्यू 5 हो गई। अब कह रहा है एंड कर रहा है, तो अब अगेन रेडियस का फॉर्मूला पिकोमीटर में इसीलिए आपको बताया गया था कि आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ना हो। 52.9 इंटू N1 का होल स्क्वायर बाई Z
पिकोमीटर 211652.9 इंटू N1 का होल स्क्वायर। बताइए कौन सा सीरीज होगा? N1 2 है तो कौन सा सीरीज है? बाल्मर सीरीज है। यस सर। यस सर। बस अब तो आपसे सर लेकिन हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि N1 और N2 आपने हाँ कैसे हाँ आपको मैंने समझा भी दिया था क्यों लिया। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1. देखिए यहाँ तो आपको खुद से समझना है ना, आपको थ्योरी नहीं लिखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहाँ कैसे ऑब्टेन होगा। क्या लाइन लिखवाया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन बाय द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, बोलिए ना, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी। स्टार्ट कहाँ से होगा? हायर से। एंड कहाँ होगा? लोअर पर। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर यस। तो बस वही लिखा हुआ है, स्टार्ट ये तो ये। और ना समझ में आए इतना भी ना, एक तो ऐसे मीनिंग से समझ में आ जाना चाहिए पहली बार। ना है तो कोई बात नहीं, आप N1 N2 मत मानिए, आप N निकाल लीजिए, ये भी N। जो हायर रहे उसको N2 ले लीजिए, जो लोअर रहे उसको N1 ले लीजिए। आया समझ में? यस सर। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन रहे लैंग्वेज में, कोई बात नहीं है, आप इसी तरह निकालिए N करके और अपने से बाद में N2 लगा दीजिए। n की वैल्यू 5i, n की वैल्यू 2i। अब आपको कैसे है तो भाई लोअर लाइन को N1, हायर लाइन को N। बहुत सारी स्टाइल है। ओके साइंटिस्ट, ऐसे तो लैंग्वेज Yes, में sir. कमांड, हाँ ऐसे लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए। इसलिए मैं थ्योरी लिखवा चुका हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन बाय द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो 1 by lambda इज इक्वल टू RH, समझा, 21/100, समझा। बोलिए ना, सही लिख रहा हूँ ना? 100/21 Yes, sir. RH, तो 100/21 9/12 एंगस्ट्रॉम। दीजिए, चलिए अब यहाँ से सारे लोग लिखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। डन सर। लिख लिया? यस सर। Done, sir. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए अब जो केमिस्ट्री में अब जो हम लोग पार्ट शुरू करेंगे वो ये है कि अब तक हम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बोर मॉडल में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का एक पाथ होता है जिसको ऑर्बिट कहा गया। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, ये आपने पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, ध्यान दीजिए। देखिए फिजिक्स में आप पढ़ा होगा मैकेनिक्स, पढ़ा है ना मैकेनिक्स? अरे बोलिए ना हाँ या ना, मैकेनिक्स सुना है ना? Yes, यस sir. यस सर। स्टूडेंट Yes, मैकेनिक्स, sir. हाँ वेरी गुड। हाँ अब देखिए,
अब ये मत समझिएगा मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नॉलेज आपको रहना चाहिए कि जब आप बोर मॉडल के बाद, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा एनसीईआरटी का, तो जो लैंग्वेज अब होगी अब इंटायरली डिफरेंट होगी। देखिए मैकेनिक्स दो तरह का होता है, एक को कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब हुआ न्यूटन मैकेनिक्स, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉस, न्यूटन्स मैकेनिक्स। और एक आप पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिएगा ये वर्ड बहुत मिलेगा अब आप, क्वांटम, इसलिए आप क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर इज प्योरली मैथ। बाद में साइंटिस्ट ने जो मॉडल जो दिया वो प्योरली मैथमेटिक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन उसकी कुछ थ्योरी आपको पढ़नी है 11th लेवल पर, कि बाद के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के मोशन को थ्योरी के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिक्स के जरिए दिया। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ये सब क्या है वो आप पढ़ेंगे आप। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट न्यूटन मैकेनिक्स ये है कि इट इज बेस्ड अपॉन, लिखना नहीं है, इट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कौन सा लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसलिए बोर मॉडल ने भी न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल किया। एंड जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड डिस्क्राइब द, और से सुनिए, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मैक्रो। मैक्रो माने बिगर। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? कार इज मूविंग, मैन इज मूविंग, फ्री फॉल ए स्टोन पार्टिकल। आप न्यूटन्स लॉज में इलेक्ट्रॉन के मोशन को एनालाइज नहीं करते, आप बिगर ऑब्जेक्ट को डील करते हैं। बिगर, माइक्रो, अरे बोलिए ना हाँ या ना? Yes, sir. डेली लाइफ के एग्जाम्पल को आप डील करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आप v टू u प्लस at वगैरह इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक को डील किया गया। माइक्रो, MIC, माइक्रो। तो it describe the motion of microscopic body, microscopic body such as electron। बताइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक क्यों? इसका मास बहुत ही कम है। अब जान लीजिए इलेक्ट्रॉन के मोशन पर न्यूटन्स लॉज क्यों नहीं लगता, जबकि इलेक्ट्रॉन भी मोशन में रहता है। क्यों नहीं v प्लस u प्लस at लगता? तो बोर मॉडल ने अब तक जो भी अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था वो पार्टिकल नेचर मान के। अब आप पढ़ेंगे जिस तरह लाइट के अंदर डुअल नेचर था, उसी तरह आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर भी दो नेचर आ गया। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पार्टिकल नेचर आ गया, वेव नेचर आ गया। अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को डील करेंगे, वेव नेचर को डील करेंगे। इसलिए फिजिक्स की अब यही एक ब्रांच बची हुई है क्वांटम मैकेनिक्स, जिस पर अब तक रिसर्च चल रहा है। अब डेली लाइफ में भी देखिए, चींटी का नाम सुना होगा, दीवार पे चलती रहती है, अभी 1 मिनट पे यहाँ, फिर देखिएगा कुछ क्षण के बाद कहां से कहां चली जाती है। हम माइक्रो की ऑब्जेक्ट की मोशन को आसानी से एनालाइज नहीं कर सकते। कार मूव करता है, हम उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन सब कुछ मालूम कर सकते हैं। अरे बोलिए ना हाँ या ना? यस सर। हाँ, वही है कि अब तक जो पढ़ा आपने, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैज पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल। हाँ, पार्टिकल नेचर का मतलब हुआ
जिसकी पोजीशन वेलोसिटी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में क्या है, डुअल नेचर है। माइक्रोस्कोपिक के अंदर वेव नेचर, इसलिए उसकी पोजीशन वेलोसिटी आसानी से मालूम नहीं कर सकते। वो इधर वेव नेचर इस तरह होता है, आपने न्यूटन में पढ़ा, एक बॉडी यहां से यहां तक गई, आप उसका s = ut + ½ at स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 मिनट में यहाँ वेव नेचर की तरह जब आएगा, जब कोई भी चीज वेव नेचर है तो वो एक पॉइंट पर लोकलाइज नहीं होती, इसलिए इसमें न्यूटन्स लॉज नहीं लगता। तो ध्यान दें, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, इसलिए याद रखें। अब इस यहीं से बोर मॉडल में ड्रॉबैक शुरू हुआ। बोर मॉडल ने आपको बोर मॉडल ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का एक डिफिनिट पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, बाद में साबित होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोई डिफिनिट पाथ नहीं होता, ऑर्बिट का कोई कंसेप्ट नहीं है वेव नेचर में। बस ये कंसेप्ट बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जहां रह सकता है उसका नाम उन्होंने दिया ऑर्बिटल। क्या नाम दिया, जल्दी बोलो। ऑर्बिटल। रह सकता है, प्रोबेबिलिटी, शायद जिस रीजन और स्पेस में रह सकता है। अब तक क्या था, डिफिनिट पाथ। अब तक क्या था कि भाई इसकी रेडियस इतनी ही होगी, डिफिनिट पाथ, पार्टिकल नेचर। बोर मॉडल में यहीं से ड्रॉबैक शुरू हुआ। तो अब हम इलेक्ट्रॉन के अंदर, जिस तरह लाइट हैज डुअल नेचर, सिमिलरली मैटर के अंदर भी डुअल नेचर होगा। मैटर का मतलब हम लोग भी, मैटर में इलेक्ट्रॉन भी आया। डी ब्रॉगली एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा जिस तरह लाइट के अंदर, आइंस्टीन ने कहा लाइट के अंदर डुअल नेचर है, उसी तरह उसने सोचा कि मैटर के अंदर भी डुअल नेचर होना चाहिए, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मैटर है तो उसके अंदर भी वेव नेचर है। अब बाद में प्रूफ हुआ, बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के जरिए प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डिफ्रैक्शन लाइक प्रॉपर्टीज है, जो आप फिजिक्स वगैरह में पढ़िएगा। तो अब हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो है दो, कि मैकेनिक्स दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होता है क्वांटम। तो बताइए, बोर मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक है? जल्दी बताइए सारे लोग, बोर मॉडल के सारे स्टेटमेंट किसके मुताबिक हैं? क्वांटम। अरे बिहारी, क्लासिकल, वेव नेचर आ गया ना। बोर मॉडल का क्या था, क्लासिकल। अब तक तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया? यहाँ देखो भाई, प्लीज सारे लोग सुने। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब हुआ न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज लगा था ना? यस सर। अरे बोले इधर, इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर है, जिसके अंदर पार्टिकल नेचर हो गया उसकी आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी सब कुछ मालूम कर सकते हैं। तो बोर मॉडल ने सब कुछ ना मालूम करके दिया, इलेक्ट्रॉन का एक डिफिनिट पाथ है ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं। अरे बोलिए, अब तक उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर को मानते हुए सारा स्टेटमेंट दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर है। और जैसे ही वेव नेचर आ गया तो उसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन, हम वेलोसिटी नहीं मालूम कर सकते, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को मानते हुए सारा स्टेटमेंट बोला कि आप उसका एक डिफिनिट पाथ भी मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, सब कुछ मालूम कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सा नेचर माना गया, जल्दी बताइए? वेव। वेव नेचर। और जैसे ही वेव आता है तो वेव का मतलब कौन, तो ग्राफ इस तरह का होता है कि नहीं वेव का, जल्दी बताएं। Yes, sir. ये ग्राफ क्या बता रहा है, हर इंस्टेंट पर पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं, जल्दी Yes, sir. बताइए। Yes, sir. हाँ, तो अब आपको माइंड में ये रखते हुए पढ़ना है कि अब हम क्वांटम मैकेनिक्स डील करेंगे इलेक्ट्रॉन का। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब समझो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रो, जब किसी माइक्रो होता है उसके अंदर वेव नेचर आया, जो बात के साइंटिस्ट ने प्रूफ करके दिखाया। और फिजिक्स में तो बाज़ाब्ते इसका एक्सपेरिमेंटल है कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे। अब तक के किस नेचर को पढ़ा, जल्दी बताओ? ओनली पार्टिकल नेचर को। किस नेचर को? पार्टिकल। हाँ,
अब पार्टिकल नेचर का मतलब बताओ, इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर है, व्हाट डज मीन? तो याद रखो, पार्टिकल नेचर मीन्स आप उसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हो, उसकी पोजीशन मालूम कर सकते हो, उसका पाथ मालूम कर सकते हो, ये सब। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर आया, क्वांटम मैकेनिक्स में सब कुछ भी नहीं मालूम कर सकते। जल्दी लिखिए इसको, लिख लिया आप लोगों ने ये स्लाइड? यस सर। नो सर। ये लिख लिया? नो सर, वेट। क्या कर रही हैं, जल्दी लिखिए भाई। हाँ, इशिका, शैन, बबीती, भान, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. डन सर। अब तक इलेक्ट्रॉन का कौन सा मैकेनिक्स पढ़ा था, जल्दी बताइए, एक दफा रिवाइज कीजिए, कौन सा मैकेनिक्स पढ़ा? Classical. क्लासिक। क्लासिक। हाँ, बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को बताया कि वेव नेचर को बताया? बोर मॉडल ने। पार्टिकल। हाँ, Particle. अरे बोल। हाँ, Particle. क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट गिवन बाय बोर, वो मैं लिख देता हूँ अभी। क्वांटम मैकेनिक्स के नीचे लिख लीजिए, इट इज डेवलप्ड बाय दो साइंटिस्ट का बहुत रोल था। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड श्रोडिंगर। निकले सारे लोग? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किन दो साइंटिस्ट का रोल है? हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। अरे बोलिए ना। यस सर। अब सुनिए, तो सबसे पहले टॉपिक डालिए, डी ब्रॉगली साइंटिस्ट। डी ब्रॉगली ने क्या कहा? बहुत ये वाला स्टेट, हाँ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये क्या कहा? तो गौर से सुनिए, इसने बताया था डुअल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहला यही साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रॉन के अंदर बताया डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए? डुअल नेचर का मतलब जल्दी बताइए। वेव और पार्टिकल दोनों। हाँ, अरे इसी का आप बताइए, विभूति आप बताइए। सर वो The wave particle group. हाँ, मैटर का मतलब हम लोग भी हो गया उसमें। तो सर हम लोग की तो वेलोसिटी मालूम होती है, वो बताएंगे हम कि उन्होंने क्या कहा। फिर ये डी ब्रॉगली मोर सिग्निफिकेंट कहाँ होगा, वो सब आपको आएगा। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। ये देखिए उन्होंने कैसे कहा, आप लोग लिखना भी शुरू कीजिए। उन्होंने इस तरह सोचा कि आइंस्टीन, लिखना शुरू कीजिए, आइंस्टीन suggested that light has wave as well as particle nature. In the similar way, in 1924, de Broglie proposed that an electron behaves like material particle as well as wave. सुना सारे लोग? अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, जैसे Yes, sir. हाँ, उन्होंने कहा जिस तरह लाइट के अंदर डुअल नेचर है, तो जिस तरह यूनिवर्स में लाइट के अंदर है, उसी तरह मैटर के अंदर भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मैटर के अंदर भी डुअल नेचर होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली के बाद ही
बोर मॉडल में लिमिटेशन आना शुरू हुआ, और जैसे ही वेव नेचर आ गया तो इलेक्ट्रॉन का कोई डिफिनिट पाथ नहीं हो सकता। इसलिए आप पढ़िएगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वेव नेचर आ गया, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर है। अब वेव आने का मतलब ये हुआ कि आप उसका एक्यूरेट पोजीशन, एक्यूरेट पाथ नहीं बता सकते सही से। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए ना। यस सर। यस देखिए सारे लोग, उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने आप एक स्टेटमेंट का, ये तो उन्होंने कहा कि भाई मैटर के अंदर भी डुअल नेचर है, मतलब इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, उन्होंने फिर क्या कहा, डुअल नेचर के बाद एक उन्होंने स्टेटमेंट कहा, देखिए क्या कहा, व्हेन पार्टिकल्स आर इन मोशन, गौर से सुनिएगा, व्हेन पार्टिकल्स आर in motion, when particles are in motion they also generate wave। मतलब कोई पार्टिकल अगर मोशन में, जैसे हम लोग भी अगर मोशन में है, कार भी मोशन में है, तो मटेरियल पार्टिकल तो है ही है, मास तो है ही है, उस पार्टिकल नेचर तो है ही, उसके अलावा वो वेव के फॉर्म में भी हो सकता है, भले वो वेव हम लोग को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है कार का वेव या मूविंग मैन का वेव, वो अब पता चलेगा। कहाँ दिखता है कहाँ नहीं दिखता है वो अब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल मोशन में है, तो खुद सोचिए इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन में होता है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अरे बोलिए ना। यस Yes, sir. तो भाई उन्होंने कहा कि चूंकि मोशन में है तो वो भी वेव रहेगा, वेव की तरह नाचेगा भी, वेव कॉल्ड, उन्होंने इसका नाम रखा मैटर वेव। इससे पहले आपने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उन्होंने अपने बेसिस पर दिया तो मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। इसलिए उन्होंने कहा अब एक फार्मूला ड्राइव होगा, यही है, उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो वेव के फॉर्म में भी वेव जनरेट करेगा, वेव की फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। भले वो हम लोग का नहीं दिखता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम लोगों के अंदर भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर है। अब हम लोग का वेव इतना कम है, इतना कम है कि वो दिखता नहीं है। अब देखो सारे लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. अब देखो उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला दिया, देखो आइंस्टाइन की मदद ली थी उन्होंने। तो आइंस्टाइन का फार्मूला पढ़े हो ना, E=mc²। अरे बोलो, अरे Yes, बोलिए sir. ना। Yes, हाँ वही है ना। जब डी ब्रोगली ने फार्मूला दिया तो आइंस्टाइन के पास गया, बोला कि बताइए मेरा फार्मूला सही है कि नहीं। उसने कहा हाँ सही है, तुम बनाओ। अब उसके बाद ई का एक फार्मूला वेव नेचर में आपने पढ़ा, c/λ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए। yes, sir. अब दोनों को उन्होंने इक्वेट कर दिया, दोनों एनर्जी। अब कहा ना भाई E=mc², क्या बता रहा है, पार्टिकल नेचर को, मास है, पार्टिकल नेचर है ये, किसी भी मैटर के अंदर मास है, ये लैम्डा वेवलेंथ है तो वेव नेचर है ये। उन्होंने दोनों को मिक्सअप कर दिया, इससे उन्होंने एक फार्मूला निकाला। देखिए सीसी कैंसिल, तो λ=h/mc होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. इसी का विभूति सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब देखिए सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो डी ब्रोगली ने ये सोचा, उन्होंने ये फार्मूला लेकर आइंस्टाइन के पास गया। आइंस्टाइन 5 मिनट तक सोचता रह गया। उसने कहा बहुत बढ़िया, उसने कहा तुम सी की जगह, सी तो लाइट होता है, तुम इसको हर ऑब्जेक्ट के लिए कर दो। इसीलिए उसके नीचे मैंने जानबूझ के लिखा मैटर। मैटर की वेलोसिटी तो 3 × 10⁻⁸ नहीं हो सकती। तब डी ब्रोगली जब ये फार्मूला लेकर आइंस्टाइन के पास गया, आइंस्टाइन ने कहा, 5 मिनट चुप रहा, उसने कहा देखो तुम्हारे फार्मूले में सी है, ये तो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा। तुम ऐसा करो, सी क्या वेलोसिटी है तो तुम तमाम मैटर के लिए कर दो। मतलब ये हुआ कि इफ
पार्टिकल, मतलब इसका कहने का मकसद ये था, इफ पार्टिकल इज मूविंग, देखिए इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो उन्होंने कहा कि तुम c की जगह v रख दो। बताओ, c भी वेलोसिटी है, v। अब ये सब के लिए हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। चाहे लाइट रहे, फोटोन रहे, कार रहे, क्रिकेट बॉल रहे, इलेक्ट्रॉन Yes. रहे, कुछ भी रहे, सब के लिए वैलिड है। अरे बोलो, इसलिए डुअल नेचर ऑफ Yes, मैटर sir. बोला गया। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यही लेमडा को कहते हैं मैटर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या केवल वेवलेंथ बोलेंगे। अब देखो तुमको यहां से और मजा आने वाला है। देखो सारे लोग कि देखो लेमडा इज इक्वल टू h/mv है। बताओ मास अगर ज्यादा है तो बताओ लेमडा कम हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। मास ज्यादा है तो लेमडा कम होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। इसीलिए सुनो अच्छे से, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है वो लेस सिग्निफिकेंट, एप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन लेस सिग्निफिकेंट है माइक्रो के लिए। कार, मूविंग मैन, हम लोग के अंदर भी वेव है, लेकिन वो इतना कम है, इतना कम है। उसका रीजन सुन लो, क्योंकि हम लोग का मास इतना ज्यादा है कि वेव करेक्टर हम लोग का नहीं दिखता। बट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो, क्योंकि माइक्रो का मास बहुत कम है तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे चुप्पे क्यों हो, बोलो ना। मास कम है तो वेवलेंथ Yes, sir. ज्यादा। Yes, अरे sir. बोलिए ना। अरे बोले। इसलिए याद रखिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इससे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेवलेंथ होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव नेचर आएगा। और जब वेव नेचर आएगा तो उसका पाथ सर्कुलर ऑर्बिट की तरह नहीं होगा, वो एक वेव की तरह घूमेगा। किसकी तरह घूमेगा? ये भी वेव की तरह। रे बोलें। अरे सब चुप क्यों, Yes, sir. आवाज नहीं आ रही? कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बोल क्यों नहीं हो रहा? आया यहां तक समझ में? Yes, sir. तो बताएं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एप्लीकेबल हर जगह है, लेकिन मोर सिग्निफिकेंट किसके लिए है? माइक्रो के लिए कि मैक्रो के लिए मोर सिग्निफिकेंट? Macro. है ए या बी? अरे यार अल्लाह, ये बैच इतना खराब बैच है। अरे बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है ताहिरा। इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग सर क्वेश्चन रिपीट कर देना एक बारी। क्वेश्चन रिपीट कर दें। सुना नहीं? मैंने कहा कि डी ब्रॉगली माइक्रो के लिए ए और बी में किसके लिए मोर सिग्निफिकेंट है? एप्लीकेबल तो दोनों के लिए है, मोर सिग्निफिकेंट माइक्रो। अब ताहिरा लिख रही है बी, यहां नहीं देख रहा है मास इनवर्सली है। मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा। पूरी कहानी सीता बाई, ये सब कहाँ कैसे स्टूडेंट सब हैं? इतना बोल बोल के थक गया मैं, यहाँ समझा समझा के थक गया। मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा, मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम। मतलब माइक्रो के लिए मोर सिग्निफिकेंट, माइक्रो के लिए लेस। इसीलिए मूविंग मैन, मूविंग क्रिकेट बॉल, मूविंग कार, डी ब्रॉगली के मुताबिक वेव पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? क्योंकि इन सबका मास ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। इसलिए आप कार की वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, मूविंग मैन की वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, और कार की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब आइए, इलेक्ट्रॉन तो माइक्रो है, इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर आ गया, उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन वेलोसिटी मालूम नहीं कर सकते।
अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया सर। अरे इशिका Sir, क्यों नहीं after. बोल रही है आया कि नहीं आया? Yes, ये sir. ताहिरा After. जो है उल्टा पुल्टा आंसर देती हैं, कह रही है मैक्रो। एक तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रही है, क्वांटम मैकेनिक्स में पहले ही बता दिया माइक्रो, तो ये बेचारी कह रही है मैक्रो। अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। ये लिख लिया था ये वाला स्लाइड? यस सर। Yes, अब sir. यहाँ से लिखना शुरू करें। टीचर चिल्ला चिल्ला के 10 से समझा रहा है। डी ब्रॉगली हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन अब बोलेंगे मोर सिग्निफिकेंट माइक्रो, माइक्रो MIC, माइक्रो स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बट इट इज लेस सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो। That the reason moving car, moving man do not behave as a wave particle. जबकि उनके मुताबिक था कि कोई भी पार्टिकल मोशन में रहेगा तो वेव देगा, लेकिन माइक्रो में ये सब चीजें कम दिखती हैं। जबकि है, हम लोग के अंदर भी वेव है, लेकिन वेव मास इतना ज्यादा है, वेवलेंथ इतना कम है कि वेव की तरह बिहेव्स नहीं करता। इसलिए कहेंगे कि डी ब्रॉगली मोर सिग्निफिकेंट है माइक्रो के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए। बोलिए सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अरे ताहिरा, तारिक, सक्षम, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. Yes. Done, sir.